नमस्कार, स्वागत है आपका एम विथ राजेंद्र यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राहुल चौहान और आज हम देखने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है। तो मलेरिया पैदा करता है कौन, तो ये करता है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ करता है मलेरिया पैदा और ये काटने किसके काटने से होता है, तो ये होता है मादा एनाफ्लीज के काटने से। और आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया, तो डेंगू भी प्रोटोजोआ से होता होगा क्योंकि वो भी मच्छर काटने से होता है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, वो सेपरेट तरीके से अलग से याद रख लो। वो होता है वायरस से, तो याद रखना वायरस से होता है डेंगू और प्रोटोजोआ से होता है मलेरिया। और डेंगू के मच्छर सीजनल होते हैं, आपने देखे होंगे जिसमें वाइट डॉट होते हैं, स्पॉट होते हैं, वो मच्छर कहलाते हैं डेंगू के। और वो होते हैं साफ पानी में, इसलिए वो सीजनल होते हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तभी वो देखने को मिलते हैं। और उससे क्या बताइए, उड़ते नहीं बनता है। तो उड़ते नहीं बनता है तो वो पैरों में काटते हैं, इसलिए बारिश के समय पैरों को बचा के रखना चाहिए। और डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, ये अपन पहले देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गलगंड अर्थात घेंघा, घंघा लग गया, घेंघा है वो, ठीक है, किन को प्रभावित करता है। तो ये प्रभावित करने वाली बीमारी कौन सी है बताइए, थायराइड। तो आपने पता होगा कि जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। उसको जब आयोडीन की कमी होती है तब वो बाहर आने की कोशिश करती है। जैसे मान लो आप तालाब के पास, यदि आप तालाब के पास बंधे हुई हैं और आपको प्यास लगेगी तो आप वहां जाने की कोशिश करोगे जितना आप जा पाओगे। ऐसे ही इसको जब आयोडीन की कमी होती है तब ये बाहर आने की कोशिश करती है आयोडीन लेने के लिए, तो ये बढ़ जाती है, जिसे घेंघा रोग भी कहते हैं। चलिए, तो ये थायराइड की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दूध से दही बनने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है। तो ये सहायक होता है लैक्टोबैसिलस। यदि बोलें कि दूध में कौन सा बैक्टीरिया होता है तो लैक्टोबैसिलस, और दही में बोलें तो कौन सा होता है, वो दही में कौन सा एसिड होता है तो लैक्टिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो प्लेग चूहा के द्वारा फैलता है, सही है। रेबीज कुत्ते से होता है, सही है। टेप वर्म सुअर से होता है, सही है। पोलियो बंदर से नहीं होता है, ये तो दूषित भोजन और पानी से होता है, ठीक है। इसमें आंत और लीवर प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है। तो जो टिबिया नामक हड्डी है वो पाई जाती है निचली भुजा में, पैर की। किसकी, पैर की। तो पैर की निचली भुजा में, टांग में पाई जाती है। तो ये टांग में आपने देखी होंगी 2 हड्डी होती हैं, एक मोटी वाली होती है, एक पतली वाली होती है। तो मोटी वाली कहलाती है क्या बताइए, टिबिया, और पतली वाली कहलाती है फैब्यूला। उसके ऊपर आपने देखा होगा जो घुटने पर हड्डी लगी हुई होती है उसको बोलते हैं पटेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो ये आपको पता होगा, जांघ की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो ये होती है कैसी बताइए, खोखली। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए ज़रा, शरीर में जो पसलियां हैं वो कितनी जोड़ी होती हैं। तो जो शरीर में पसलियां हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। पसलियों को बोलते हैं रिब्स। और रिब्स कितनी जोड़ी होती हैं बताइए, 12। और टोटल पसलियां बोलें तो ये हो जाएंगी 34। और बोलें चेस्ट कैविटी में, चेस्ट बोन में कितनी हड्डियां होती हैं, तो एक होती है स्टेनम जोड़ने वाली। तो टोटल हो जाती हैं कितनी बताइए, 25। जो पिंजरा होता है उसमें कितनी हड्डी होती हैं, 25, एक जोड़ने वाली और 12 जोड़ी होती हैं रिब्स अर्थात पसलियां। इसी के अंदर सेब रहते हैं फेफड़े और हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो हड्डियों की संख्या नवजात शिशु में बोलें तो आप याद रखना 300 प्लस। तो 300 प्लस के पास जो ऑप्शन दिखे उसको टिक करना। 306
ठीक है, 306, 308, 310 ऐसी कुछ भी संख्या आए उसको टिक करना, ठीक है। और 200, चलिए क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, मतलब स्वस्थ मनुष्य में, जो बड़े लोग हो जाते हैं, वयस्क मनुष्य, उनमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चलिए बताइए आप कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा हाँ, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं आप, और इसको शेयर करके औरों को बताइए कि यहाँ पर साइंस की अच्छी क्लासेस चल रही हैं, मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से झकड़ा या रेशेदार जड़ वाला पौधा कौन सा होता है? तो ये आपको पता होगा जो गांव से बिलोंग करते होंगे, गेहूं। तो ये क्या है बताइए? गेहूं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होता है बताइए? जल से, H2O से। प्रकाश संश्लेषण कौन करते हैं बताइए? पेड़ पौधे करते हैं। यदि अपन भी जल से कर पाते तो अपन को ऑक्सीजन हवा वाली की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल या ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपने देखा होगा, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, ऐसी ट्यूब होती है ऑप्टिकल फाइबर की, उसमें क्या अलग अलग ऐसी तरंग जाती है, यहाँ टकरा के बाहर चली जाती है, और बिना क्या बताइए क्षति पहुँचे। मतलब जितनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ से जाती है उतनी इंटेंसिटी की यहाँ से निकल जाती है। तो उसमें ऐसी जगह पर क्या बताइए, नेचुरल आर्टिफिशियल वो लगे हुए होते हैं दर्पण, जो कि इसको टकरा के बाहर कर देती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। मरीचिका भी किसका उदाहरण है बताइए? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। लाल रंग नीले रंग में किस प्रकार से भिन्न है? तो इसकी आवृत्ति भी अलग अलग होती हैं, आयाम भी अलग अलग होते हैं, तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होते हैं। आपने पढ़ा होगा बचपन में, या आपने डायग्राम भी बनाए होंगे। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। आँख की पुतली या आईबॉल के संकुचन के कारण, तो आपको बताना है दूरदृष्टि। इसको देखिए, दूरदृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल क्या? तो दूरदृष्टि में देखो, दूर का तो दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, निकट की वस्तुएं जिसे उत्तल लेंस के उपयोग से ठीक किया जाता है। चलिए आज हम आपका एक डाउट क्लियर कर दे रहे, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। कभी भी क्वेश्चन आए दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगाएंगे? तो दूरदृष्टि दोष में आप लगाएंगे उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में बोलेंगे तो अवतल लेंस। लेकिन इनको याद करना थोड़ा कठिन होता है, तो अब हम बिल्कुल आसान तरीका बता रहे। निकट में देखो ज़्यादा अक्षर हैं, ज़्यादा वर्ड हैं, और दूर में देखो कम वर्ड हैं। निकट में ज़्यादा वर्ड हैं सो अवतल में भी ज़्यादा वर्ड हैं। उसके बाद दूर में कम वर्ड हैं सो उत्तल में भी कम वर्ड हैं। तो दूर में याद रखना उत्तल, और निकट में याद रखना अवतल। दूरदृष्टि दोष को कहते हैं हाइपरमाइट्रोफिया, और हाइपरमाइट्रोफिया में लेंस लगाएंगे कौन सा बताइए? लेंस लगाएंगे कॉन्वेक्स, और कॉनकेव लगाएंगे मायोफिया में। निकट मतलब माय, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। और आपने देखा होगा आई में जो छोटा सा डॉट होता है उसे बोलते हैं पपिल। वो अपनी आँखों की ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है। जैसा आपने देखा होगा गर्मियों के समय यदि आप बिल्कुल धूप में रहते हो और अचानक से किसी बंद कमरे में या अंदर आते हो तो आपकी आँख में धुंधला धुंधला काला काला दिखने लगता है, ठीक है, मतलब कम दिखाई देने लगता है। फिर धीरे धीरे आँख एडजस्ट करती है तो आपको सही विजिबल होने लगता है। वो अपने जैसे मोबाइल की ब्राइट स्क्रीन होती है, जैसे अपन धूप में जाते हैं तो मोबाइल की स्क्रीन दिखती नहीं है, ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है, ऐसे ही वो पपिल करता है। पपिल क्या बताइए? बिल्कुल छोटा रहता है धूप में जाते समय, लेकिन जब वो अंदर जाता है तब भी वो छोटा रहता है, फिर वो धीरे धीरे फैलता है ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर जाए। तो ज़्यादा रोशनी अंदर जाए तो फिर अपन को दिखने लगता है। इसी का उल्टा कर लो,
आप मान लो रूम में हो, घर में हो, आप अचानक से धूप में निकलो तो शुरुआत में आँख देख नहीं पाती धूप को, है ना, तो ज़्यादा रोशनी क्योंकि अंदर जाती है, पपिल फैला हुआ होता है। तो अब वो जैसे धूप में जाएगी अब वो पपिल सिकुड़ने लगेगा, कम रोशनी को अंदर करने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक नाव जिसमें पत्थर भरे हैं एक टैंक में तैर रही है। यदि पत्थर को पानी से खाली कर दिया जाए, मतलब निकाल दिया जाए, तो टैंक में पानी का स्तर क्या होगा। यदि पत्थरों को पानी में खाली कर दिया जाए, ठीक है, मतलब नाव भरी हुई है और उस नाव से निकाल के बाजू में पानी में ही डाल दिए जाएं वो पत्थर, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, उसका स्तर क्या बताइए। टैंक का पानी का जो स्तर है वो गिरेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि वो पहले ज़्यादा क्या बताइए एरिया को नीचे पहुंचा रहे थे, अब वो पत्थर बस नीचे पहुंच जाएंगे, नाव तो ऊपर आ जाएगी। सबसे महंगी धातु कौन है, तो सबसे महंगी धातु बोलें तो बोलना प्लेटिनम। और प्लेटिनम को पता होना चाहिए, अपन बोलते हैं क्या, स्वर्ण, मतलब श्वेत स्वर्ण या वाइट गोल्ड बोलते हैं प्लेटिनम को, ठीक है। हाँ, यदि क्वेश्चन आए कि सबसे महंगा तत्व बताओ, तो सबसे महंगा तत्व बोलेंगे तो एस्टेटाइन बोलना, ठीक है। उसके बाद सबसे महंगा क्वेश्चन आए कि सबसे महंगा ये बताओ, सबसे महंगा जो सक्रिय तत्व है वो कौन सा है, तो यूरेनियम बोलना, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अलग अलग हैं। अधातु बोलें तो डायमंड बोलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसका वेग सबसे अधिक होता है। तो आपको ये पता होगा, अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं प्रकाश, क्योंकि आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो आपको दिख जाती है पहले और उसकी साउंड बाद में सुनाई देती है, मतलब प्रकाश की गति ज़्यादा है, फिर बाद में आती है ध्वनि साउंड, ठीक है। तो इन सभी में, हवा में, जलधारा में, ध्वनि में सबसे ज़्यादा किसकी है बताइए, प्रकाश की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्ज़ाम के लिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन अर्थात CFC ओजोन परत के लिए हानिकारक है, कहाँ प्रयुक्त होती है, मतलब कहाँ इसका यूज़ होता है। तो इसका यूज़ रेफ्रिजरेटर में होता है, झाग बनाने में होता है, और कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं, सौंदर्य प्रसाधन, उसमें भी होता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब वर्तमान में ये बैन है। क्यों बैन है, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही थी, जो कि समतापमंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तो ओजोन लेयर को ये नुकसान पहुंचा रही थी। सबसे पहले रोलैंड एंड मोलिना ने इसके बारे में बताया था। फिर इस पर रिसर्च चली रही थी कि अंटार्कटिका में छेद देख लिया गया था 1980 में। तो जब अंटार्कटिका में छेद देखा गया तब इसको बैन करने के लिए कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के दौरान इसको बैन किया गया था 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को ही अपन विश्व ओजोन दिवस भी मनाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। स्वर्ण निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है। तो ये आपको पता होगा, ये घुलता है किस में बताइए, ये किस में घुलता है, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन में। और एक्वा रिजिया सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन HCl और HNO3 किस किस के मिल से बनते हैं, HCl और HNO3। तो इन दोनों के मिलने से ये बनता है। ये कभी कभी इसका रेशियो भी पूछ लेता है, किस रेशियो में मिलाएंगे, तो 3:1। तो जो भी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, जो भी उत्कृष्ट धातुएं होती हैं, नोबल मेटल बोलते हैं जिन्हें, उनको गलाने में, उनको पिघलाने में इसका यूज़ होता है एक्वा रिजिया का। तो इसका यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आपने कोई बनवाना है, आपको डिज़ाइन बनवाना है, आपको मान लो कोई भी रिंग बनवानी है, उसकी डिज़ाइन देखने जाते हैं आप सोनार के पास, और वो दूसरे दिन ही बना के दे देता है। वो क्या करता है, एक्वा रिजिया सॉल्यूशन में सोने को डालता है,
तो वो पिघल जाता है, फिर सांचे में डाल के आपको डिज़ाइन दे देता है। तो वो किसका यूज़ करता होगा बताइए? एक्वारिजिया। क्या क्वेश्चन है, जो सोनार होते हैं, जो सोनी होते हैं, वो किस सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं सोने को गलाने में, चांदी को गलाने में? तो एक्वारिजिया, सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि को। तो 19 का आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणु को नाश करता है या नष्ट करता है? तो ये करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये हमारे किस में पाया जाता है? अमाशय में। ठीक है, यदि ज़्यादा जीवाणु आते हैं तो ये इसको वहीं नष्ट कर देता है। उसके पहले अपनी लार में भी नष्ट हो जाता है, और लार में नहीं हो पाए तब ये HCl इसको नष्ट कर देता है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, समझ आए होंगे। यदि आपको ये मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लोगों को ज़रूर बताइए कि यहाँ पर साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। चलिए, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।